आते हैं एंजाइम की एक्शन पे, एंजाइम की कार्य प्रणाली कैसी है, एंजाइम की मैकेनिज्म कैसी है, एंजाइम कैसे काम करता है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एंजाइम के साथ किन किन के साथ कंपटीशन होता है। तो एंजाइम की जो मैकेनिज्म जो है उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। और एंजाइम की कार्य प्रणाली के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। हाँ, इसमें एक तो थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी या ताला चाबी मत, लॉक एंड की थ्योरी। और दूसरा जो सिद्धांत है ये है इसमें इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ताला चाबी मत तो क्या कहता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम की स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनकी सिमेट्री, उनकी शेप और साइज वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और एंजाइम रिजिड होता है, एंजाइम में लचीलापन नहीं होता है। इन एंजाइम में एक्टिव साइट्स होती है, एक्टिव साइट्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इन एक्टिव साइट्स में उसी के करस्पॉन्डिंग शेप और साइज वाला सबस्ट्रेट उसके साथ आके जुड़ जाता है। तो यहां पर सपोज ये मान लीजिए एंजाइम है और इस एंजाइम में ये जो एक्टिव साइट है ये मान लीजिए एक त्रिकोणाकार खांच के रूप में है, सपोज दिस इज एंजाइम। अब इस एंजाइम के साथ रिएक्शन करने वाले जो सबस्ट्रेट हैं उन सबस्ट्रेट की आकृति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लो एक ये सबस्ट्रेट है सपोज, हाँ, एक मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, एक मान लो ये सबस्ट्रेट है। ऐसा आप देख रहे हो, एक सबस्ट्रेट जैसे स्फेरिकल है, एक सबस्ट्रेट ट्रायंगुलर है, एक सबस्ट्रेट रेक्टेंगुलर है। अब ये जो एक्टिव साइट है इसके अंदर ये सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, गोल है वो भी यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा, आयताकार है वो भी यहाँ पर नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर ताले के अंदर पर्टिकुलर चाबी है, उसी से वो ताला खुलता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो इस एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट के जुड़ने के कारण इसमें एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब इस एक्टिव साइट के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड हो गया और ये रचना अब कहलाती है ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, इन दोनों की जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग एक्चुअल में इनके क्रियात्मक समूहों के बीच में हो सकता है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है इसमें एसिडिक ग्रुप हो सकता है इसमें एमिनो ग्रुप हो सकता है इसमें फिनोलिक ग्रुप हो। तो यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बंधन है ये बंधन बॉन्ड्स के रूप में होता है। ये बंधन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के रूप में भी हो सकता है, दुर्बल बंधों के रूप में भी हो सकता है, वांडरवाल बॉन्ड के रूप में हो सकता है, आयनिक बॉन्ड के रूप में हो सकता है, किसी भी तरह के बॉन्ड के रूप में ये बॉन्डिंग होती है। अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट का डाइजेशन करेंगे, इसके साथ ही रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर फिर प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद में एंजाइम जो होगा ये तो स्वतंत्र हो जाएगा और एंजाइम फ्री होने के बाद में ये इस रिएक्शन से हट जाएगा
तो यहाँ पर एंजाइम है, ये फ्री हो गया और ये जो प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट था, अब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सपोज प्रोडक्ट फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड। तो ये एक सिंपल थ्योरी है, लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी मत। और ये कंसेप्ट, ये थ्योरी समझने के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एंजाइम रिजिड नहीं होता है, एंजाइम में पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होती है। हाँ ठीक है, उसमें एक्टिव साइट जरूर होती है, और वो एक्टिव साइट होती है वो एक्चुअल में क्रियात्मक समूहों की बनी होती है, फंक्शनल ग्रुप की बनी होती है। इस थ्योरी को एमिल फिशर ने प्रतिपादित किया था। ताला चाबी जो मत है, दिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। अब सेकंड जो थ्योरी है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इस थ्योरी को कॉसलैंड ने प्रपोज किया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कॉसलैंड। और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये कहती है कि एंजाइम की जो रचना है वो रिजिड नहीं होती है। एंजाइम में कोई एक्टिव साइट नहीं होती है, कोई इसमें फंक्शनल साइट नहीं होती है। एंजाइम है वो इलास्टिक है, एंजाइम है वो फ्लेक्सिबल है, और जिस तरह की आकृति सबस्ट्रेट की होती है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो ताला चाबी मत में तो एंजाइम की रचना जहाँ पर दृढ़ दिखाई गई है, रिजिड दिखाई गई है, वहाँ पर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में एंजाइम की स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बताया, इलास्टिक बताया। अब इसमें सपोज दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम है, इसमें अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं, अलग अलग इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं। और ये मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, सपोज दिस इज सबस्ट्रेट। तो एंजाइम है वो तो फिलामेंट के रूप में, सबस्ट्रेट है वह सॉलिड है, उसकी पर्टिकुलर शेप है। अब क्या होगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी आकृति को ये मॉडिफाई कर लेगा, और जिस तरह की आकृति सबस्ट्रेट की है उसके अकॉर्डिंग ये एंजाइम अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेगा, और ये एंजाइम इसकी शेप के अकॉर्डिंग हाँ अपने आप को ये ढाल लेता है। अब ये यहां पर कहलाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट की रिएक्शंस करेंगे, और सबस्ट्रेट से रिएक्शंस के बाद में सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये एंजाइम वापस फ्री हो जाएगा, और सबस्ट्रेट जो होता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मान लीजिए प्रोडक्ट फर्स्ट है, ये मान लीजिए प्रोडक्ट सेकंड है। तो एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए ये 2 सिद्धांत काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो ताला चाबी मत, लॉक एंड की थ्योरी, और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी को एमिल फिशर ने प्रपोज किया था, और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को कॉसलैंड ने प्रपोज किया था। लॉक एंड की थ्योरी तो कहती है कि एंजाइम जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, उनकी पर्टिकुलर शेप और साइज होती है, और उनके एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल सबस्ट्रेट होगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा। जबकि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये कहती है कि एंजाइम फ्लेक्सिबल होते हैं, और एंजाइम खुद सबस्ट्रेट की आकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, और दोनों के अंदर ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और रिएक्शंस के बाद में एंजाइम फ्री हो जाता है और सबस्ट्रेट अपने उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 पॉपुलर मैकेनिज्म है एंजाइम सबस्ट्रेट क्रियाविधि को समझाने के लिए। अब कौन से कारक हैं
एंजाइम के एक्शंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पे भी मैं शॉर्ट में मेन जो फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, इसमें हाँ, एक कारक है टेम्परेचर। अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर तापमान तक तो रिएक्शंस को प्रभावित करेंगे, लेकिन तापमान जब बियॉन्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइम विकृत हो जाते हैं, एंजाइम की कार्य प्रणाली बंद हो जाती है और वो रिएक्शंस धीरे धीरे डाउन हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे घरों में दही जमाते हैं अपन, हाँ, आपने देखा होगा चूरू में सर्दियों में -3 -4 डिग्री तापमान आ जाता है, और इतनी ठंड में आपने दूध में यदि दही का जामन दे दिया और खुले के अंदर वो टोपिया पड़ा है, ठंड के कारण दही नहीं जमेगा। इसलिए गांव में तो क्या करते हैं, गांव में जो कूरिया सिलगाते हैं जिसके अंदर भोबर होती है, गर्म राख होती है, जामन दे के उस गर्म राख के अंदर रखते हैं और ऊपर से उसको ढक देते हैं, तो उस मंदी गर्माहट के कारण क्या होता है, दही जम जाता है। गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टेम्परेचर का रिलेशंस क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये तापमान के समानुपाती है, लेकिन एक लिमिट तक, और नॉर्मल जो रेंज होती है तापमान की वो मान के चलिए 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री के बाद में एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम विकृत हो जाएंगे, एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे, एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। और इस तरह का एक्टिविटी का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस तरह का आएगा। मान लो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी है, तो ये जो ग्राफ होगा ये सीधा आएगा एकदम। तो जो जो तापमान बढ़ रहा है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन तापमान जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और ये एक्टिविटी जो होती है ये वापस डिग्रेड हो जाती है। हाँ, एक कारक इसमें होता है पीएच। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, जैसे अपनी बॉडी में आमाशय में जो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, ये 2 pH पर काम करते हैं, क्योंकि आमाशय में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जो आप इंटेस्टाइन में जब जाओगे माध्यम क्षारीय हो जाएगा। तो कुछ एंजाइम तो ऐसे हैं जो कम pH पर काम करते हैं, यानी अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो ज़्यादा pH पर काम करते हैं, यानी क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। और जनरली इनकी जो रेंज होती है वो 3 से लेके 9 pH तक होती है, 3 से लेके 9 pH तक। अब 9 से ज़्यादा pH होगी एंजाइम की कार्य प्रणाली बंद हो जाएगी, 3 से कम pH होगी एंजाइम की कार्य प्रणाली बंद हो जाएगी। तो एंजाइम की कार्य प्रणाली के लिए नॉर्मल जो रेंज है वो 3 से 9 तक होती है। हाँ, एक कारक इसमें एंजाइम की खुद की सांद्रता, एंजाइम कंसंट्रेशन। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई ये पात्र है, मान लीजिए, और इसके अंदर अपने 500 माल्टोज के मॉलिक्यूल है सपोज इसमें।
इस बीकर के अंदर मान लो या इस पात्र में मान लो, इसके अंदर 500 माल्टोज के मॉलिक्यूल हैं। अब माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम चाहिए। अब मान लो स्टार्टिंग में आपने इसमें 2-3 ड्रॉप माल्टेज एंजाइम की डाली, ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। अब जो आप इसमें माल्टेज एंजाइम डालते जाओगे धीरे धीरे माल्टोज का डाइजेशन होता जाएगा, क्यों, माल्टोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है और माल्टोज आप धीरे धीरे इसके अंदर आप ऐड करते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि माल्टोज के सारे मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद में आप माल्टेज एंजाइम डालते रहो, रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन मंदी हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम तो आप डाल रहे हो लेकिन एंजाइम से रिएक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए और वो सारे सबस्ट्रेट काम में आ गए या वो कंज्यूम हो गए या सैचुरेट हो गए। तो इस तरह का जो एक्शन होगा उसमें ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसमें रिएक्शन स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी लेकिन बाद में ये जाके कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है। अब मान लो इस पात्र में 500 मॉलिक्यूल माल्टोज के हैं और आपने इसमें इतना माल्टेज डाल दिया कि वो 1000 माल्टोज का डाइजेशन करने में सक्षम है, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं है। अब इसमें आप ऊपर से यदि माल्टोज और डालोगे तो ये रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगी और वापस रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी है तो ये ग्राफ जो स्टैग्नेट हो गया था ये ग्राफ वापस इस तरह चढ़ना चालू हो जाएगा। तो एंजाइम की सांद्रता जो होती है ये भी एंजाइम की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। इसी तरह सबस्ट्रेट की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें भी इसी तरह का एग्जांपल होगा लेकिन इसका उल्टा। सपोज इस पात्र के अंदर आपने पहले से ही माल्टेज एंजाइम डाल दिया एक निश्चित मात्रा में, पहले इसके अंदर माल्टोज प्रेजेंट था, माल्टेज ऊपर से डाल रहे थे। अब चेंज क्या हुआ है, इसके अंदर माल्टेज प्रेजेंट है और माल्टोज ऊपर से डाल रहे हैं और मान लो इसमें आपने 100 मॉलिक्यूल माल्टेज एंजाइम के डाल दिए। अब ऊपर से आप माल्टोज एंजाइम जो ऐड करोगे रिएक्शंस होगी, लेकिन जब सारे माल्टेज एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे उसके बाद में आप कितना ही सबस्ट्रेट डालते रहो रिएक्शन स्टैग्नेट हो जाती है। वो रिएक्शन कब बढ़ेगी, जब इसके अंदर आप वापस माल्टेज एंजाइम डालोगे। तो पहले वाले केस में सबस्ट्रेट कांस्टेंट था, ऊपर से एंजाइम डाल रहे थे। इस केस में एंजाइम कांस्टेंट है, ऊपर से सबस्ट्रेट डाल रहे हैं और इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। पहले वाले केस में एक्स एक्सिस पे एंजाइम की कंसंट्रेशन थी, इस सेकंड केस में एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, सेम। इसके अलावा कोफैक्टर, हाँ, अब अभी जैसे मैंने बताया एंजाइम जो होता है उस एंजाइम के 2 पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनस पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अकार्बनिक हो तो इसको कोफैक्टर बोलेंगे, कार्बनिक ग्रुप में है तो इसको कोएंजाइम बोलेंगे। तो एंजाइम के साथ क्या है, कोफैक्टर का होना भी आवश्यक है। अकेला एंजाइम एपो एंजाइम कभी भी रिएक्शंस को संपादित नहीं करेगा, उस एंजाइम की गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए, एनहांस करने के लिए है उसको कोई न कोई एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। तो ये एक्टिवेटर सोडियम आयन के रूप में हो सकते हैं, मैग्नीशियम के रूप में हो सकते हैं, कैल्शियम के रूप में हो सकते हैं, मैग्नीज के रूप में हो सकते हैं, जिंक के रूप में हो सकते हैं। और ये कोफैक्टर जब इस एपो एंजाइम के साथ जुड़ेंगे, एंजाइम की गतिविधि प्रोसीड होगी, उसके अंदर तीव्रता आएगी।
इसके अलावा अन्य केमिकल्स, अब अपनी डाइट में कई बार क्या होता है, विजातीय पदार्थ अपन खा लेते हैं। नॉर्मल जो फूड है उसके अलावा है अब नॉर्मल मॉलिक्यूल है वो आप खा लेते हो, और उस केस में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, आपका लीवर की डिसफंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। अब सपोज आप दही मान लीजिए आप खा रहे हो, सपोज लोकल घरेलू एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब दही में कोई आपको कहेगा इसके अंदर चाय मिला के आप पी लो, कैसा लगेगा? या आपने कॉफ़ी बना रखी है और आपको कोई कहे इसके अंदर आप कोका कोला मिला के आप इसको पी लो, आपको कैसा फील होगा? क्योंकि विजातीय पदार्थ है। और इसलिए कि जब भी एबनॉर्मल केमिकल आप खाते हो, ये बॉडी में जाके सीधे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम की गतिविधि को ये ठप कर देते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक थेरेपी में तो कहते हैं आप खाली पेट चाय मत पियो, है खाना खाने के पहले चाय मत पियो, खाना खाने के बाद में चाय मत पियो, क्योंकि चाय के अंदर ये मॉलिक्यूल होते हैं कैफीन के, और कैफीन के मॉलिक्यूल हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक होगी तो पाचन की क्रिया रुक जाएगी, पाचन की क्रिया इनहिबिट हो जाएगी, अवमंदित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि दही खाया तो उसके बाद में दूध मत पियो, क्यों? घर में बूढ़ी दादी उसको पता है कि दही के अंदर दूध को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। अब आपने दही खा लिया, हाथों हाथ आपने दूध पी लिया है तो अंदर उसका डाइजेशन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, और वो बॉडी की हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी फीलिंग हो सकती है, हार्मोन हो सकते हैं, कई फैक्टर हैं जो एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। अब जहां पर कुछ कारक ऐसे भी हैं जो एंजाइम की गतिविधि को अवमंदित भी करते हैं, इनको इनहिबिटर्स बोलेंगे। तो इसका एक छोटी सी 2-3 बातें मैं और आपसे शेयर करूंगा। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का अवमंदन। हाँ, अब सेल में जो एंजाइम एक्टिविटी जो होती है, एंजाइम का जो एक्शन होता है, एंजाइम का जो इनहिबिशन होता है, ये 2 प्रकार का होता है। इसको 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होता है ये भी 4 टाइप का हो सकता है। एक तो कॉम्पिटिटिव टाइप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ, एक होता है इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अप्रतिस्पर्धात्मक। तीसरा इसमें होता है अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और चौथी टाइप का हो सकता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो होते हैं उनकी आकृति एक जैसी होती है। अब सपोज
हाँ, ये मान लिए एंजाइम है सपोज। अब इसके एनवायरनमेंट में ये सबस्ट्रेट है और ये मान लीजिए इनहिबिटर है। अब इसमें आप देख रहे हो एंजाइम में जो स्लॉट है वो ट्रायंगुलर है, त्रिकोणाकार है। अब यहां पर सबस्ट्रेट की जो स्लॉट है ये भी ट्रायंगुलर है प्रोटोब्रांच के रूप में, और इनहिबिटर है इसके अंदर भी ट्रायंगुलर प्रोटोब्रांच है। अब इस त्रिकोणाकार खांच में ये सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है, ये इनहिबिटर भी जुड़ सकता है। अब बाई चांस इस खांच में ये इनहिबिटर जुड़ गया, इनहिबिटर यदि जुड़ गया तो इसके अंदर ये बन जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो जहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था वहां पर ये बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, EI कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम की एक्टिव साइट इस इनहिबिटर के द्वारा ब्लॉक होगी। अब सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए जगह नहीं है। सबस्ट्रेट जब तक नहीं जुड़ेगा इसका पाचन नहीं होगा। तो आपने जो भोजन खाया है वो आपके आमाशय में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसका न तो डाइजेशन होगा न उसका डिग्रेडेशन होगा। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये टेम्परेरी प्रकार का है। जो ही सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ेगी ये इनहिबिटर्स सेपरेट हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन जो है वो चालू हो जाती है। सेकंड जो टाइप है दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भी जुड़ेगा और उस एंजाइम के साथ इनहिबिटर भी जुड़ेगा और वहां पर ESI कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन सबस्ट्रेट की डाइजेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सपोज ये मान लीजिए एंजाइम है सपोज, और इस एंजाइम में ये दो एक्टिव साइट है मान लो। एक एक्टिव साइट तो जैसे गोलाकार है, स्फेरिकल है, एक एक्टिव साइट त्रिकोणाकार है, ट्रायंगुलर है। और इसके एनवायरनमेंट में मान लीजिए ये तो सपोज इनहिबिटर है स्फेरिकल, और ये सबस्ट्रेट है त्रिकोणाकार। अब यहां पर इनहिबिटर जो होगा वो इस साइट के साथ जुड़ जाएगा और सबस्ट्रेट जो होगा वो इस साइट के साथ जुड़ जाएगा, और इसके जुड़ने से ये कॉमन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलते हैं ESI कॉम्प्लेक्स। अब स्फेरिकल साइट में इनहिबिटर बाइंड हो गया और इस ट्रायंगुलर साइट के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है ESI कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब इनहिबिटर मौजूद है इस एंजाइम में लेकिन सबस्ट्रेट के पाचन में वो कोई बाधा नहीं डाल रहा है। बाधा नहीं डाल रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीसरी टाइप है इसमें अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में यदि कोई खाली एक्टिव साइट होती है उस खाली एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर जो होता है वो जुड़ जाता है। तो यहां भी ESI कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव में डिफरेंस है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, यहां पर एंजाइम के साथ
इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं और ESI कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम के साथ पहले सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में यदि कोई जगह उपलब्ध है इनहिबिटर के जुड़ने के लिए तो इनहिबिटर उसके साथ जुड़ जाता है और वहाँ पर ESI कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए इसको अनकॉम्पिटिटिव का नाम दिया है। और चौथी जो टाइप है एलोस्टेरिक, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एलोस्टेरिक में क्या होगा, सपोज ये मान लीजिए एंजाइम है सपोज, इस एंजाइम में ये दो एक्टिव साइट है सपोज, एक एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा और दूसरी जो साइट है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। जैसे ये जो साइट है इसको बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। अब मान लो इस त्रिकोणाकार एक्टिव साइट के साथ कोई सबस्ट्रेट जुड़ गया, मान लो इस ट्रायंगुलर साइट के साथ ये सबस्ट्रेट जुड़ गया। अब सबस्ट्रेट जुड़ते ही क्या होगा, ये जो एलोस्टेरिक साइट पहले स्फेरिकल थी, गोलाकार थी, इसकी आकृति बदल जाती है और अब ये एलोस्टेरिक साइट जो है उसकी आकृति है मान लीजिए गोलाकार की बजाय ये मान लीजिए चौकोर होगी। तो जो एलोस्टेरिक साइट पहले स्फेरिकल थी अब वही एलोस्टेरिक साइट कैसी होगी, चौकोर होगी। तो इस तरह का जो अवमंदन होता है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो अपनी बॉडी के अंदर रिवर्सिबल टाइप का जो इनहिबिशन होता है वो 4 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक तो इसमें कॉम्पिटिटिव टाइप का, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का, अनकॉम्पिटिटिव टाइप का और एलोस्टेरिक टाइप का। और इरिवर्सिबल टाइप का जो होता है ये नॉर्मल है, ये वापस चेंज नहीं होता है। इसमें इनहिबिटर यदि एंजाइम के साथ बाइंड हो गया उसके बाद एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है और ये देखने को मिलता है। तो जब भी आपकी डाइट के अंदर, सेल के अंदर जब भी कोई हार्म मॉलिक्यूल बनेंगे, विजातीय मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उस केस में उस तरह की मैकेनिज्म जो है वो संपादित होती है। अब क्वेश्चन है कि एंजाइम की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है। अपन हॉस्पिटल में देखा होगा जब भी पेशेंट को लेके जाते हैं तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है डायग्नोसिस के लिए। आपके वाली हार्ट बीट हो गई सपोज, डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए कहते हैं कि आप ब्लड की जांच कराओ, यूरिन की जांच कराओ, सलाइवा की जांच कराओ। उस जांच में वो पर्टिकुलर एंजाइम जो होते हैं उसके अमाउंट को देखते हैं। अब मान लो किसी आदमी के सपोज हार्ट अटैक हो गया सपोज, अब हार्ट अटैक हो गया तो डॉक्टर सलाह क्या देगा, जिस आदमी के हार्ट अटैक हो जाता है तो उस आदमी के ब्लड के अंदर LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसकी मात्रा को चेक करवाया जाएगा। इसके अलावा GOT, तो किसी आदमी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक होने की यदि संभावना है, इसका मतलब उसके ब्लड में इन एंजाइमों की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो पैथोलॉजी लैब में उसके ब्लड की जांच करवाएंगे,
और ब्लड सैंपल में यदि LDS की मात्रा बढ़ी हुई आ रही है या GOT की मात्रा बढ़ी हुई आ रही है, इट मीन्स इस व्यक्ति में हार्ट अटैक की संभावना है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है। और उस केस में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है वो दी जाती है। इसी तरह मान लीजिए हेपेटाइटिस हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति के, हाँ, अब जिस व्यक्ति के हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसकी लीवर की जो सेल्स होती है, हेपेटिक सेल्स होती है, उसके अंदर पित्त का बनना बंद हो जाता है और हेपेटाइटिस के केस में उसके ब्लड में GPT की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो डॉक्टर फिर सलाह देता है कि अपने ब्लड सैंपल की जांच कराओ, GPT की जांच कराओ। और ब्लड में यदि GPT का लेवल यदि बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब ये हेपेटाइटिस वायरस का इसके अंदर इन्फेक्शन है या इसके अंदर पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। इस तरह मान लीजिए आदमी के मम्प डिजीज होगी, सपोज मम्प, अब आदमी यदि मम्प डिजीज से ग्रसित है तो इसके अंदर एमाइलेज का प्रोडक्शंस बढ़ जाएगा। तो पैथोलॉजी लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में एमाइलेज एंजाइम का यदि बढ़ी हुई मात्रा मिल रही है, इसका मतलब इस आदमी के मम्प डिजीज है। तो बहुत ज़्यादा जो सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर है वो तो ठीक है, आदमी का फिजिकल फीचर देख के, उसका फेस रीडिंग करके एंड अंदाज लगाते हैं कि ये है, इसके अंदर ये बीमारी हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन असली पता तो कब लगेगा, जब डायग्नोस्टिक लैब में ये जांच आएगी। तो आपकी बॉडी के सैंपल है, ब्लड है वो आपका सैंपल है, यूरिन है वो आपका सैंपल है, थूक है वो आपका सैंपल है। इन सैंपल की जांच की जाती है और आजकल तो बड़े बड़े ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीनें होती है। एक मशीन है वो कम से कम 500 तरह के मॉलिक्यूल्स का विद इन 1 आवर चेक कर देगी। आप ब्लड सैंपल दो, आपको 1 घंटे में आपके पूरे ब्लड की प्रोफाइल आपके सामने है। आपके ब्लड में कितनी RBC है, कितनी WBC है, कितने प्लेटलेट है, कितना इसमें हेमोग्लोबिन है, कितने pH है, कितने सोडियम है, कितने पोटेशियम्स हैं, कितने हार्मोन्स हैं। तो ब्लड के सारे कंपोजिशन विद इन 1 आवर आपके सामने है। और उस कंपोजिशन को देख के फिर जो डॉक्टर होते हैं वो फिर डायग्नोस करते हैं कि आप में ये इस डिजीज के होने की संभावना है या आप इनसे बच के रहो। अल्कोहल का सेवन मत करो, तंबाकू का सेवन मत करो, नारकोटिक्स का सेवन मत करो, नशे की चीज़ें मत खाओ। तो डायग्नोसिस में इस एंजाइम्स की जो है वो बहुत बड़ा यूज है। और आजकल बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एंजाइम्स का यूज आजकल जगह जगह है। आजकल बढ़िया क्वालिटी की जो कपड़े धोने की जो साबुन आती है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। आप लोकल मैंसर की किनारा साबुन लेते हो, 5 रुपये की आती है, उसमें कास्टिक सोडा है, लेकिन उसमें कपड़ा कट जाएगा, आपके हाथ की स्किन कट जाएगी। बढ़िया जो साबुन आती है उसमें लाइपेज एंजाइम होता है और आपके कॉलर में जो मैल है वो स्किन से निकला हुआ सीबम है। सीबम है एक तरह की लिपिड ही है। तो उस बढ़िया साबुन से जब आप कपड़े धोगे तो सारे साफ हो जाते हैं, क्यों? लाइपेज एंजाइम लिपिड को जैसे डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में ये जो प्लाज्मिड के साथ फॉरेन DNA जोड़ते हैं उसमें लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल साइंस में इनका बहुत बड़ा यूज है। किसी आदमी मान लीजिए कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, सपोज मान लो कोई आदमी है उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम नहीं बन रहा है, मान लो एमाइलेज नहीं बन रहा है तो वो आदमी आलू नहीं खा सकता, शकरकंदी नहीं खा सकता, स्टार्च नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता। क्यों? स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन इस एंजाइम के कैप्सूल्स मार्केट में क्या अवेलेबल है? तो आप आलू खाइए, शकरकंदी खाइए, चावल खाइए और चावल खाने के बाद में एमाइलेज की एक टेबलेट आप ले लो। इस एमाइलेज के जो एंजाइम हैं वो एंजाइम इस स्टार्च के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देंगे। तो मेडिकल साइंस में भी इसका यूज है, हेल्थ सेक्टर में इसका यूज है, बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज है।
एंजाइम है वो सब जगह। पानी को प्योर करने में भी इसका यूज है। आजकल जो पहले एक प्लान चला था रिवर एक्शन गंगा, कि गंगा नदी को शुद्ध करेंगे। अब गंगा नदी को शुद्ध करने का वो प्रोजेक्ट जो था वो हजारों करोड़ का था। उस गंदे पानी को डाइस करने में इन एंजाइम्स का यूज होता है। लेकिन ये तो कोरोना की महामारी आ गई है, यात्रियों का आवागमन बंद हो गया है, हरिद्वार ऋषिकेश में पिलग्रिम्स का नहाना बंद हो गया, गंगा नदी अपने आप ही साफ हो गई। तो जहाँ अरबों रुपये खर्च होते उस गंगा को प्योर करने में, वो गंगा अपने आप ही प्योर हो गई। जो हिमालय पहाड़ जालंधर से नहीं दिखता था वो हिमालय पहाड़ जालंधर से दिखने लग गया। तो अपने यहाँ भी ऊंची चोटी पे आप चढ़ के बाइनोकुलर से देखो तो आपके 50 किलोमीटर की सराउंडिंग में जितने भी गांव हैं वो सारे दिख जाते हैं। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो एंजाइम के हर सेक्टर में यूज है। मेडिकल साइंस में है, हेल्थ साइंस में है, मिलिट्री साइंस में है, पैथोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, सेल बायोलॉजी में है, एवरीवेयर एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इज एवरीवेयर। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और इसको मैंने डेप्थ में नहीं लिया है क्योंकि डेप्थ में फिर एमएससी के लेवल के हिसाब से एक अलग डिटेल में इसका व्याख्यान बनेगा। एंजाइम काइनेटिक्स पे एक पूरा क्वेश्चंस बनता है, फैक्टर्स पे पूरा क्वेश्चंस बनता है, एंजाइम कॉम्पिटिशन पे एक अलग क्वेश्चंस बनता है, इनहिबिशन पे अलग क्वेश्चंस बनता है, और ये जो क्लासिफिकेशन मैंने ब्रीफ में बताया ये भी एक पूरा बहुत लेंदी क्वेश्चंस है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के हिसाब से बहुत शॉर्ट में करते हुए, सारी चीज़ों को कवर करते हुए ये व्याख्यान मैंने आपको डिलीवर किया है। और मैं समझता हूँ आपके व्याख्यान समझ में आया होगा। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू very much.